नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। हम बात कर रहे हैं H3N2 वायरस की। देश में H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है। देश के 2 हिस्सों में इस वायरस से मौतों की खबर भी सामने आने लगी है और उसके बाद से तो प्रदेशों में इसे लेकर हड़कंप मच गया है। कैसे फैलता है, भारत में इसकी स्थिति क्या है, कितने लोगों में इस वक्त संक्रमण फैला हुआ है, संक्रमण फैलने की रफ्तार क्या है, सभी विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास पैनल जुड़ गया है। डॉक्टर समीर भाटी जी हमारे साथ हैं, जो कि डायरेक्टर हैं स्टाफ एट लैब्स एंड मेंबर वैक्सीनेशन अवेयरनेस कमेटी के। आपका भी बहुत। समीर जी, शुरुआत आपसे। सबसे पहले तो सर H3N2 के बारे में आप बताएं कि ये किस तरह का वायरस है, कैसे वायरस फैलता है, इसके जो मेन सिम्टम्स हैं वो लक्षण क्या क्या है। देखिए, अभी जो हम टेस्ट कर रहे हैं, जो जांच कर रहे हैं, अगर मैं उसमें बताऊं तो अभी मिक्स ऑफ वायरस है जो सर्कुलेट हो रहे हैं। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा अभी हमारे पास केसेस H3N2 के हैं। उसके बाद हमारे पास इन्फ्लुएंजा बी के हैं, वो भी एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस है। फिर H1N1 है। जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे कि महाराष्ट्र के अंदर H1N1 के केसेस ज्यादा, पर दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ पर H1N1 के केसेस कम है। और क्योंकि टेस्ट हो रहे हैं तो फिर कोविड के केस भी कुछ हमें दिखे हैं, अभी उनमें भी बढ़ोतरी दिखाई दी है। तो एक मिक्स ऑफ वायरस है। बट जो H3N2 की बात करूं तो कोई ये नई तरह का वायरस नहीं है। ये वायरस पहले भी सर्कुलेट होता था। हम जब जांच करते थे काफी ये आते थे। H1N1 इनफैक्ट ज्यादा रहता था, पर अभी फिलहाल H3N2 की ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है आपका। ये भी कंटेजियस है। संक्रमण इसका एक इंसान से दूसरे इंसान तक होता है, ट्रांसमिशन, जैसा हम कोविड के समय देख रहे थे। पर ये वायरस, जैसा हमने पहले भी देखा, ज्यादातर केसेस के अंदर सबके अंदर माइल्ड रहता था। इन्फ्लुएंजा वायरस है, सीजनल हम जिसको कहते हैं फ्लू। ये हमेशा ज्यादातर हम देखते थे सितंबर अक्टूबर के अंदर, मॉनसून के बाद केसेस इसके बढ़ते थे। फिलहाल अभी थोड़े से नंबर ज्यादा। आप ये देखिए कि 2 साल तक हमारा जो कोविड का वायरस था वो ज्यादा सक्रिय था। अभी कोविड का वायरस उस तरह से सक्रिय नहीं है, तो हमारे जो ये इन्फ्लुएंजा वायरस है ये सक्रिय हो गए हैं। और वैसे अगर बात करें तो अगर हम इसका फ्लू शॉट जिस तरह से लिया करते थे हेल्थ केयर वर्कर्स हमेशा, हर बार, इस बार वो फ्लू शॉट भी नहीं लिया है, तो नंबर्स ज्यादा दिखे हैं। पर इसमें एक चीज समझने वाली बात है कि जो हेल्दी इंडिविजुअल्स हैं उनके लिए ऐसा कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि ये आमतौर पे ज्यादातर सभी के अंदर माइल्ड रहता है। जैसा अभी डॉक्टर साहब ने भी बताया, कुछ एक वर्ग है जिनको थोड़ा विशेष तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, जिनकी हम बात करें, जो छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग लोग हैं, प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोमॉर्बिड है, जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारियां हैं, उनको एक्स्ट्रा केयर और एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है। बाकी अगर हम नॉर्मल इंडिविजुअल्स की बात करें, उनको लक्षण भी आते हैं। देखिए, लक्षण आना, सिम्टम आना फ्लू के अंदर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो बीमारी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि जिसको भी लक्षण आते हैं, जैसा हम 2 साल के अंदर सीख भी चुके हैं, वो एटलीस्ट मास्क जरूर लगाए, ताकि वो अपने लक्षण या बीमारी को दूसरे जो बुजुर्ग हैं या जो कोमॉर्बिड है उनके अंदर ये बीमारी को ट्रांसफर ना करें। सर, कोविड के बाद बड़ी मुश्किल से मास्क उतरे थे, लेकिन आप फिर से कह रहे हैं कि मास्क पहनना जरूरी है, की जरूरत है। समय से मैं लौटता हूं आपके पास। तो बच्चा देखिए लक्षण बता नहीं पाता और उस तरह से मास्क भी नहीं पहन सकता, तो वो ध्यान रखिए कि उसको फिर आपको स्कूल के अंदर एटलीस्ट अगर लक्षण है तो नहीं भेजना, क्योंकि बच्चों में फिर संक्रमण फैल जाता है बाकी बच्चों में। डॉक्टर समीर से कोविड हुआ, कोविड के बाद से पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस हैं। इन पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस के बाद H3N2 अगर किसी में होता है तो क्या वो बहुत खतरनाक हो सकता है? और चूंकि ये इन्फ्लुएंजा बहुत पहले से आप बता रहे हैं कि ये चलता आ रहा है, तो इसकी तो मेडिसिन होगी, तो मेडिसिन क्या आप लोगों को रेकमेंड करेंगे कि कौन सी मेडिसिन वो लें, या फिर आप रेकमेंड करेंगे कि उनको डॉक्टर को दिखाना चाहिए? देखिए, इसमें जैसा अभी बात हम बता रहे थे, इसमें पहले से वायरस सर्कुलेट हो रहा था, सीजनल वायरस था। जिस तरह से हम बात कर रहे थे, पहले थोड़ा स्वाइन फ्लू के केसेस ज्यादा होते थे, अब ये उसी का ही एक इन्फ्लुएंजा एक और तरह का प्रकार है H3N2। इसके केसेस थोड़े ज्यादा देखने को मिले हैं। बहुत ज्यादा सीवियर इलनेस, बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी नहीं करता, पर जैसा आपने बताया कि भाई जो पोस्ट कोविड वाले पेशेंट, पोस्ट कोविड वाले भी जिनको कोई ना कोई अभी गंभीर बीमारी चल रही है लंग से संबंधित, उन लोगों को थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान रखने की, उनको खुद को अपना ध्यान रखने की और परिवार वालों को भी उनका ध्यान रखने की जरूरत है। उसमें वो सभी कैटेगरी जिनको पहले से कोई ना कोई हृदय से संबंधित प्रॉब्लम है, जिनकी डायबिटीज कंट्रोल में नहीं रहती है, या कुछ ऐसे लोग हैं जो अभी जिनकी सर्जरी हुई है, किसी भी तरह की एंजियोप्लास्टी हुई है, बाईपास हुई है,
घर पर हैं, तो उन लोगों को विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है, या वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है किसी भी तरह की, चाहे अस्थमा ले लीजिए या ट्रांसप्लांट वाले पेशेंट है, या कैंसर का कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उनकी जो वायरल फ्लू है ये वाला आपका H3N2 या किसी भी तरह का वायरस, तो ये उस बीमारी को और ज्यादा ट्रिगर कर देता है, बढ़ा देता है। तो इसलिए उनको विशेष तौर पे ध्यान देने की जरूरत है और अपने डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी है। रही बात जो दवा की आप पूछ रहे हैं, देखिए थोड़ा बहुत क्या अक्सर लोग गलतियां करते हैं कि वायरल डिजीज के अंदर वो एंटीबायोटिक्स खाना शुरू कर देते हैं, जबकि एंटीबायोटिक्स का उसके अंदर कोई रोल नहीं होता। तो ओवर द काउंटर आपको मेडिकेशन नहीं करनी। वायरल की बीमारी में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है, वो आपके डॉक्टर को लगेगा। अगर कोई वायरल की वजह से आपको दूसरा कोई और इन्फेक्शन हो गया है सेकेंडरी, तो डॉक्टर देख के आपकी फर्दर दवाई शुरू करेंगे। पर इसमें एक नॉर्मल कैटेगरी है, हेल्दी लोग जिनको कोई पहले से बीमारी नहीं है, तो कुछ नहीं, उनको रेस्ट करना है, अपने आप को जैसा हमने बताया था कि आइसोलेट करें ताकि वो बीमारी को आप ना फैलाएं, गार्गल्स करिए। पर हाँ, ये एक जरूर है कि कई बार हेल्दी लोगों में भी देखा है कि क्योंकि इसमें खांसी थोड़े लंबे समय तक जा रही है, तो काफी ऐसे लोग हैं जिनकी 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक खांसी जा नहीं रही है। अपने डॉक्टर से फिर वो जरूर संपर्क करके करें, क्योंकि उनको लगेगा तो फर्दर एक बार उनका वो एक्सरे या कुछ करा के देख सकते हैं कि कुछ ऐसे नॉर्मल हेल्दी लोगों के अंदर भी अभी हमने देखा है कि उनमें निमोनिया डेवलप हुआ है, या फिर उनमें पता लगा, उनको लगा कि ये हमारे वायरल की वजह से लंबी खांसी चल रही है, पर उनका ट्यूबरक्लोसिस निकला। तो ऐसी कई चीज होती है। अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी चल रही है आपके वायरल बुखार के बाद, तो आप डॉक्टर से संपर्क करें। बच्चों के अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि वो लक्षण नहीं बता पाते, तो इसलिए आप उनका थोड़ा विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जो गर्भवती महिलाएं हैं वो अपनी, क्योंकि उस टाइम भी आपकी इम्यूनिटी थोड़ी डाउन रहती है, तो अपनी गायनी के संपर्क में जरूर रहें। तो ये इस तरह से हमें कैटेगरी वाइज थोड़ा चीजों का ध्यान रखने की जरूरत है। बाकी इसके लिए वैक्सीन उपलब्ध है। ये वैक्सीन हर साल जिस तरह से अपडेट होती है, क्योंकि स्ट्रेन में बदलाव होता रहता है। फिलहाल अगर हम बात करें तो जो अभी प्रेजेंट वैक्सीन अवेलेबल है, उसके अंदर इन्फ्लुएंजा ए के दोनों सब टाइप H3N2 और H1N1 और इन्फ्लुएंजा बी, तो ये उस वैक्सीन के अंदर कवर्ड है। तो जो हाई रिस्क वाले लोग हैं वो वैक्सीन लगवा सकते हैं, और इसके लिए जांच भी उपलब्ध है। पर सबको कराने की जरूरत नहीं है टेस्ट। वो आपका अगर डॉक्टर रिकमेंड करे, आपको रूल आउट करना चाहते हैं कि आपको ये इस तरह का वायरस से आप संक्रमित है, तो आप कह रहे हैं सर कि डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर आप कोई भी अगर आपको टेस्ट करवाना है तो डॉक्टर के रिकमेंडेशन पर आप करवाएं। डॉक्टर समीर, क्या कोविड ने जो पूरी की पूरी व्यवस्था है या एक इंसानी शरीर है उसको कंप्लीटली बदल दिया है? कोविड के बाद से अगर कोई भी छोटा सा जो वायरस भी है, जो इन्फ्लुएंजा है, जो पहले से मौजूद रहा हो, वो अब ज्यादा खतरनाक हो गया है, वो ज्यादा डैमेज कर सकता है? हाँ, देखिए कोविड के बाद अगर बदलाव देखिए तो एक तो हमारी इम्यूनिटी पोस्ट कोविड इस तरह के वायरसेस के लिए डेवलप नहीं हुई है। क्या होता था, जैसे बच्चे भी पहले बाहर खेलने के लिए जाते थे, तो वो भी किसी भी ना किसी तरह के वायरस से एक्सपोज हो रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट डेवलप हो रही है। पर 2 साल तक जिस तरह से जो मूवमेंट बंद हो गया बच्चों का, और एक पर्टिकुलरली हमारे एल्डरली ग्रुप का, तो और वो वाला वायरस सक्रिय था, तो इस वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी डेवलप नहीं हुई। और दूसरा, क्योंकि हमने कोविड की वैक्सीनेशन ड्राइव चल रही थी, तो उस दौरान जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी थे और सब भी, उन्होंने भी जो ये वैक्सीन थी आपकी फ्लू वाली शॉट्स, वो नहीं लगी। बहुत सारे लोगों को फ्लू शॉट्स पे नहीं लगे ये, तो इस वजह से एक तो केसेस में उछाल देखा गया है। दूसरा मैं बात करूं तो पोस्ट कोविड हमने देखा भी है कि, और जो लाइफस्टाइल डिजीज है वो सब भी हमने देखी कि उसके अंदर काफी ज्यादा वृद्धि हुई है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजों को मिला के अभी हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंट जो है इस तरह की नॉर्मल वायरल इन्फ्लुएंजा इलनेस से भी थोड़ा उनको लंबे समय तक बीमारी रह रही है। जो इलनेस का समय है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है। ये सब इम्यूनिटी की वजह से हुआ है कि कहीं ना कहीं हमारी इम्यूनिटी पोस्ट कोविड कॉम्प्रोमाइज जरूर हुई है। तो इम्पोर्टेंट इसके अंदर ऐसा ही है, जैसा हम प्रिवेंशन की कि अपनी इम्यूनिटी का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट का आप ध्यान रखिए। कोशिश करिए कि अभी जिस तरह से वायरस बहुत ज्यादा सर्कुलेट हो रहा है, तो आप स्ट्रीट फूड और ये जो बाहर की चीजें हैं खाने को, इसको आप अवॉइड करें। और इम्पोर्टेंट यही आ गया कि सेल्फ मेडिकेशंस ना करें। हैंड वॉशिंग के लिए बार बार जिस तरह से 2 साल तक बोला जा रहा था, उसका आप दोबारा से, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आप वायरसेस से बच सकते हैं अगर आप हाइजीन का विशेष तौर पे ध्यान रखेंगे। तो इन छोटी छोटी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आप इन सब बीमारियों को, वायरल इंपॉर्टेंट पॉइंट सर आपने बताया कि किसी भी व्यक्ति में जो वायरस था पहले तो समाप्त हो जाता है कुछ दिन में, लेकिन इसकी ड्यूरेशन ज्यादा हो गई। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर चंद्रकांत लहारिया और डॉक्टर समीर भाटी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कि H3N2 से आपको डरना नहीं।